सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत कीमती समय निकाल करके यहाँ तक पहुंचे और किसी भी इशू के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? कम्युनिकेशन की। एक साथी ने हमारे ने बताया, डिस्कशन की। सही प्लेटफॉर्म पर सही व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन होना जरूरी है और दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने लगभग सभी पूरे गुड़गांव के इश्यूज को कवर किया, सवाल भी दिए, सुझाव भी दिए। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका इतना कॉन्क्रीट डिस्कशन जो आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चुनाव का समय है जो डिसाइड करेगा आने वाले 5 साल गुड़गांव के कैसे होने वाले। ये 5 दिन डिसाइड करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है किसी व्यक्ति ने, किसी फोरम ने और स्पेशली आप सब ने, डाइस पे हमारे जितने भी साथी हैं, आप सबने इनिशिएटिव लिया कि इस प्लेटफॉर्म को इतना यूटिलाइज करें कि लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि कोई पार्टी, कोई व्यक्ति है जो सचमुच एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव विजन के साथ काम कर रहा है। तो मेरा नाम वर्धन यादव है। आप लगभग सभी साथी मुझे जानते भी हैं। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, फिर ये इश्यूज के ऊपर चर्चा करूंगा। एक बहुत नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं आता हूं। मेरी पहले की जनरेशन्स में भी किसी ने राजनीति नहीं की और ना ही राजनीति करने की सोच थी। सोशल फैमिली रही है, इन्फ्लुएंशियल फैमिली रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, वहां से स्टूडेंट यूनियन से शुरुआत हुई। रामजस कॉलेज में 2009 में था, वहां पे जाने के बाद सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद धीरे 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 स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू एंट्री हुई और फिर मैं डूसू का इलेक्शन लड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन देश का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव है। And I'm sure the people here might be many of you from DU. कितने लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कभी पास आउट या कम ही है? थोड़ी कम है, दो पीछे भी। सो डूसू का इलेक्शन देश का सबसे बड़ा इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन का, मुझे मौका मिला। उसके बाद पार्टी ने मुझे NSUI, जो कि हमारा स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी का, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया। 5 साल स्टूडेंट विंग में काम किया। उसके बाद आई केम इनटू यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस इज यूथ विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जिसका आई एम सर्विंग राइट नाउ एज नेशनल सेक्रेटरी इन इंडियन यूथ कांग्रेस। 4-5 साल उसमें काम किया। तो लगभग 12-15 साल के संघर्ष के बाद पूरे देश में मुझे घूमने का मौका मिला। आई बीन टू असम, आई बीन टू गुजरात, आई बीन टू मध्य प्रदेश, आई बीन टू केरला। मतलब पिछले 10-12 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां मुझे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से घूमने का मौका ना मिला। एंड स्पेशली दिस भारत जोड़ो यात्रा, हर एक स्टेट में हम उस यात्रा में चले हैं, लोगों से बात की है, अलग अलग स्टेटों की राजनीति और संस्कृति समझने का मौका मुझे मिला। और ये 10-12-15 साल के संघर्ष के बाद आई एम वेरी लकी कि इतनी कम एज में हरियाणा की सबसे बड़ी असेंबली में सबसे यंग कैंडिडेट के तौर पर श्री राहुल गांधी जी ने, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में भेजा। तो सर, ये जो मुद्दे आपने बताए, हमने इसी तरह की इंडिविजुअल डिस्कशन से एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसको कल दीपेंद्र हुड्डा जी ने दौलताबाद मेले से लॉन्च भी किया है। इस मैनिफेस्टो में लगभग सारी चीजें कवर्ड हैं। शायद 1-2 चीजें फीस रेगुलेटरी एंड सीनियर सिटीजन फॉरम कवर्ड नहीं है, दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड। इन चीजों के ऊपर सर जो काम करना है ना, वो शॉर्ट टर्म काम नहीं कर सकते। आप अगर ये सोचें कि कोई जादू की छड़ी किसी MLA MP मिनिस्टर के पास है तो उससे ये चीजें सॉल्व नहीं होगी। इनके लिए हमें शॉर्ट टर्म तो करना ही करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल भी लेकर के चलना है, ताकि आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जितनी तेजी से व्यवस्था हमारे गुड़गांव की बदली है या बिगड़ी है, वो आगे ऐसी समस्या ना हो। तो शॉर्ट टर्म तो हमें इमीडिएट रिलीफ तो देना ही पड़ेगा, ताकि ज्यादा जितनी दिक्कत है वो 20-30-40% खत्म हो। लेकिन उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। शुरुआत हुई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पे गुड़गांव का सबसे बर्निंग इशू है सर।
major burning issue. Every resident of the society, every RW is talking about infrastructure. रोज आप कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए, सारी दिक्कतें इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू हो रही है। जिसकी एक मेजर समस्या मुझे क्या लगती है, एक वैसा हमने ठीक कहा किसी ने कि पिछले 20-25 सालों में कोई भी सरकार नहीं हो, लेकिन हरियाणा में डेंसिटी पॉपुलेशन हमारे गुड़गांव की बहुत तेजी से बढ़ी। इतने लाइसेंस दे दिए सरकार, टीओडीज को बढ़ाते जा रहे हैं, स्टिल +4 की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। गुड़गांव की पॉपुलेशन तो है 30 लाख से ज्यादा, वोटर्स है 14 लाख। तो सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया किसके हिसाब से? मतदाता के हिसाब से। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होना किसके हिसाब से चाहिए? जनसंख्या के हिसाब से। तो 30-35 लाख जब लोग हैं गुड़गांव में, तो 15 लाख लोगों का तो इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा नहीं। तो सही तरीके से अच्छे से प्लान करके, हमारे यहाँ क्या होता है सर, डीटीपी जो आता है 1 साल डीटीपी रहेगा, 1 साल के लिए आएगा सर डीटीपी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। अगर वहां 6 महीने से 1 साल के लिए कोई ऑफिसर आएगा, वो कुछ प्लानिंग करेगा, वो कुछ सोचेगा, उसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कोई व्यक्ति आएगा 5 साल के लिए लीडर होता है, तो अच्छा ऑफिसर भी अगर कोई आए, अच्छी सोच के साथ आए, करप्शन की सोच के साथ नहीं, अच्छी सोच के साथ आए, तो उसको भी समय लगता है करने में। तो गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करने के लिए अच्छे लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरत है, अच्छे लोगों की गवर्नमेंट में भी जरूरत है, ताकि जितने भी हमारे रोड्स हैं, पहली बात तो क्वालिटी ऑफ रोड, उसके ऊपर तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर के आनी पड़ेगी सरकार। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू नेगोशिएट इन दिस। जो भी टेंडर है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टेंडर रोड्स का, उसकी क्वालिटी के ऊपर क्रॉस चेक होना बहुत जरूरी है। अगर लिखित में जो क्वालिटी उसका कोई भी व्यक्ति जिसको ठेका दिया जाता है, अगर रिटर्न में उसकी क्वालिटी सफर करती है आने वाले टाइम में, तो उसका लाइसेंस इमीडिएट कैंसिल हो। रोड्स के साथ प्रॉपर सर्विस लेन हो, अच्छी सर्विस लेन होना चाहिए। ड्रेनेज और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। अभी करंटली हमारे गुड़गांव में 150 किलोमीटर की ड्रेनेज है, और वो ड्रेनेज सिस्टम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। वाटर लॉगिंग को अगर रोकना है, तो कम से कम 100 किलोमीटर की ड्रेनेज नई लाइंस को हमें और डेवलप करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम वो कर पाते हैं, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन हम कर सकते हैं, 100 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइंस हमें गुड़गांव में और लेकर के आए। जिस दिन वो 250 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन हमने कनेक्ट कर दी, 75% वाटर लॉगिंग का इशू खत्म हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए हमें शॉर्ट टर्म भी कुछ बेनिफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म सोच भी चाहिए, जिसके लिए हमारा सीवरेज सिस्टम जो ब्लॉक है, जिसकी सफाई नहीं होती है, जिसके टेंडर लगते हैं मार्च अप्रैल में, जिसके फंड्स रिलीज होते हैं जून जुलाई में, और जिसकी सफाई कागजों पर होती है अगस्त में। जब अगस्त में बारिशें शुरू हो जाएगी, मानसून आ जाएगा, तो उसकी सफाई कैसे करेंगे? तो थोड़ी सी प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी जरूरी है। जनवरी में टेंडर लगे, फरवरी में फंड्स रिलीज हो, मार्च में उसकी सफाई हो जाए। कम से कम 20, 25, 30% का तो वाटर लॉगिंग का इसी से फर्क पड़ जाएगा। कहीं ब्लॉकेज नहीं होगी, सीवरेज साफ होगी। अच्छे अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स बनाने बहुत जरूरी है। एसपीआर रोड आप देख लीजिए, आप सभी एसपीआर रोड से आए, जो ड्यूरम के लोग हैं वो शायद नहीं आए होंगे, बाकी सब लोग एसपीआर से। इतना अच्छा मेजर रोड होने के बाद भी सबसे बुरे हालात या तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के हैं या फिर एसपीआर रोड के। द्वारका एक्सप्रेसवे से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन ना तो सर्विस लेन मेंटेन है। मेन रोड के बाद सर्विस लेन भी है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट भी है, उसके बाद साइकिल ट्रैक भी है, लेकिन वो सब पेपर्स में। असलियत में अगर हम देखें तो मुश्किल से 10 मीटर का रोड भी नहीं है जो बचता है गाड़ियों के चलाने के लिए। तो इस प्रकार के रोड्स को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। फ्लाईओवर्स बनाए हम, जो वाटिका चौक से सीधा एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर, बाहर जाने वाला ट्रैफिक सीधा बाहर जाए। और बहुत से लोग तो टोल बचाने के लिए इसको यूज करते हैं, एसपीआर को। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की बहुत
बहुत जरूरी, मुझे लगता है कि प्लानिंग करके हमें नए तरीके से गुड़गांव को खड़ा करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद एक बहुत बड़ी जो कंसर्न है इशू, काफी आप लोगों ने उसको रेज भी किया, वो एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट सर, आई कंप्लीटली एग्री कि आने वाले 20 साल 25 साल में अगर गुड़गांव इतनी तेजी से अपने आप को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करता गया तो शायद आने वाली 3 4 5 जनरेशन में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक कहा हमारे एक साथी ने कि एक ही लाइफलाइन है, वो है अरावली। अरावली को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया, जहां पे रोड्स निकलना शुरू हो चुके हैं, जहां से हाईवेज निकलना शुरू हो चुके हैं, जहां से सरकार लाइसेंस देके उसको खत्म करना शुरू हो चुकी है, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो गुड़गांव का फ्यूचर ठीक नहीं। तो पहली चीज तो हम ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करें। सोसाइटी के अंदर आप ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, ग्रीन एरिया देख रहे हैं, पार्क्स देख रहे हैं, वो बिल्डर ने इंप्रूव किया है, आरडब्ल्यूएस ने रेजिडेंट्स ने इंप्रूव कर दिया, लेकिन जैसे ही हम अपनी सोसाइटी के बाहर निकलते हैं तो कहीं भी ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन नहीं, सब जगह ग्रीन बेल्ट्स के बुरे हालात। और बहुत बढ़िया कहा एक साथी ने कि ग्रीन बेल्ट मेंटेन भी कैसे होगी सर, सारी ग्रीन बेल्ट तो लिकर शॉप्स ने एनक्रोच करके रखी हुई, इतनी बड़ी बड़ी लिकर शॉप्स, 5 स्टार लिकर शॉप बना दी, सामने 100 गाड़ियां खड़ी हुई हैं शाम को, और उसके साथ में एक आता है, वहां पे लोग बैठ करके रोज पार्टी चलती। तो जब ग्रीन बेल्ट में लिकर शॉप होगी 5 स्टार, एक्साइज की पॉलिसी क्या है, ये 10 साल में सरकार कैसे लेके आई मुझे नहीं समझ आया, लेकिन ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, नए ग्रीन एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास झारसा विलेज के पास या फिर बादशाहपुर के जंगल के पीछे 100-150 एकड़ लैंड है, जहां पे हम अरावली जैसे और ग्रीन एरियाज को प्रिजर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। सिटी के आउटस्कर्ट्स में 200-200 एकड़ के हमें बड़े बड़े ग्रीन एरियाज चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी कम से कम हवा तो शुद्ध हो, पानी तो कम से कम शुद्ध हो। तो एनवायरमेंट एक बहुत मेजर इश्यू है, जिसके ऊपर मैं व्यक्तिगत तौर पर काम करूंगा, आपके सहयोग से करूंगा। अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट जो भी इसमें सुझाव दे सके, हमारी टीम में आ सके, उनका भी पूरा वेलकम है। एनवायरमेंट की हम जब बात करते हैं तो 2 बातें और आपके यहां से मिली है। पहली, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की, आई कंप्लीटली एग्री, बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम आज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई ऐसा जगह नहीं है पूरे गुड़गांव में जहां कूड़ा ना डंप किया जाता, और हमारे तो बहुत ही पास, बिल्कुल हमारे ऑफिस के पास डंपिंग यार्ड बना दिया एसपीआर रोड पर, वाटिका चौक पर। ये डंपिंग यार्ड तो इतना ज्यादा डेंजरस है, इतना ज्यादा डेंजरस है कि इसके इफेक्ट्स आने वाले कुछ सालों में आपको दिखेंगे। बट गवर्नमेंट चेंज हो रही है, आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहला काम मैं एसपीआर रोड से इस डंपिंग यार्ड को हटाने वाला हूं, सबसे पहला। और ये तो असेंबली की शपथ लेने के 15 दिन के अंदर में करूंगा, इसके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। तो इस तरह के डंपिंग यार्ड्स पॉपुलेटेड एरिया में ना बनाया जाए, सिटी से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रखे जाए, जहां पर पहले तो घर से प्रॉपरली गार्बेज कलेक्ट हो। गार्बेज कलेक्शन बहुत जरूरी है, सोसाइटी से, घरों से, गांव से, कॉलोनी से, ताकि वो रोड पे ना गिराया जाए, वो सर्विस लेन पे ना गिराया जाए, वो फुटपाथ पर ना गिराया जाए, अच्छे से कलेक्ट हो। कलेक्ट होने के बाद उसका डिस्पोजल सिटी के बाहर हो, डिस्पोजल होने के बाद उसकी अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स लगाएं, पॉलिसी लेकर के आए, जिससे उस वेस्ट को मैनेज कर सके। एक बनवाड़ी का इतनी बड़ी लैंडफिल साइट, वहां पर हर रोज के हिसाब से 15,000 टन कूड़ा आ जाता है, लेकिन वेस्ट जो मैनेज हो पा रहा है, वेस्ट कन्वर्ट जो हो पा रहा है, उसकी मशीनरी केवल 8,500 टन की। तो हर रोज आप देखिए 7,000 तो एक्सेसिव टन गार्बेज हमारा इकट्ठा होता जा रहा है, और उसकी वजह से नुकसान कितना ज्यादा हो चुका है सिटी को। पिछले 15 सालों में, 20 सालों में बरवाड़ी के आसपास के जो विलेजेस हैं, कोई ऐसा विलेज नहीं है सर जिस घर के अंदर कैंसर का पेशेंट ना आ रहा हो, क्योंकि उस वेस्ट ने, उसके पॉइजन ने सॉइल को पॉल्यूट कर दिया, हमारे पानी को पॉल्यूट कर दिया, और वो पानी किसी ना किसी रूप में जब आपके घर में आता है, ग्राउंड वाटर, चाहे वो किचन में यूज हो, चाहे वो वॉशरूम्स में यूज हो, वो आपके शरीर की कंडीशन को बहुत खराब कर रहा है।
तो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत फोकस है, बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। माफिया भी इनफैक्ट उसी के अंदर आ जाता है, लिकर माफिया, लैंड माफिया, वाटर माफिया, गार्बेज माफिया, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। और मुझे लगता है सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि लीडर्स भी ऐसे आए, सबने अपने तरीके से काम किया होगा, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कोशिश ये रही कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मैं लाइसेंस ले लूं, मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ चीफ मिनिस्टर से काम करा दूं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो बहुत हैम्पर हो, बहुत ज्यादा हैम्पर हो। आपने सुना होगा कि आज ही मेरे से किसी ने सवाल पूछा, एक सोसाइटी में थे एंट्री गवर्नमेंट स्टेट में, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, कांग्रेस की 10 साल की गवर्नमेंट है, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स एक एरिया में गई, और अगर दोबारा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के बनते तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उनको भी मैंने वही जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने गुड़गांव के साथ कोई बाइसेस की हो। दरअसल जो हमारे लोकल लीडर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। तो या तो आप अपने लिए सीएलयू ले लीजिए, या आप अपने एरिया के लिए आईआईटी, आईआईएम, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या हेल्थ इंस्टीट्यूट्स ले लीजिए, ये उनको तय करना पड़ेगा। अगर मैं चीफ मिनिस्टर से जाके 3 सीएलयू ले लेता हूं अपने नाम की, तो मैं उनसे हेल्थ इंस्टीट्यूट नहीं ले सकता सर, मैं उनसे अपने लोगों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं ले सकता। तो हम ये तय करें कि हम ऐसे लीडर्स को लेकर के आए जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता की कलम को ना चलाएं, वो लोगों के लिए उस सत्ता की कलम को चलाएं, जिसका प्रयास मैं करने जा रहा हूं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है सर गुड़गांव में, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो गुड़गांव को पूरे देश में जाना जाता है, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, आईटी सिटी, वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से था। जो इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, कोई भी इन्वेस्टर अगर बाहर से आएगा तो सबसे पहली चीज वो क्या देखेगा, सिटी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्राइम रेट तो ज्यादा नहीं, लेकिन 10 सालों में ये क्राइम रेट भी, लॉ एंड ऑर्डर भी, वुमेन सेफ्टी भी बहुत ज्यादा हैम्पर कर चुकी है। तो जब गुड़गांव कोई फॉर्च्यून 500 कंपनीज का आना हुआ था, उस समय हमारे से ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर स्पेशियस नोएडा था, ग्रेटर नोएडा, लेकिन यूपी के लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से कंपनीज गुड़गांव आई। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको इंप्रूव करना है। प्रॉपर सीसीटीवी कैमरेज हो, स्ट्रीट लाइट्स की आपने बात की, लगी तो है लेकिन चलती नहीं है। बहुत सी सोसाइटीज के आसपास तो स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं। अगर हम भारत की तरफ चले जाएं, आईबीओ की तरफ चले जाएं, बहुत सी स्ट्रीट लाइट्स ऐसी हैं जो लगी नहीं आज तक। प्रॉपर ग्रीन बेल्ट्स के आसपास, सर्विस लेन्स के आसपास, सोसाइटी के एंट्रेंस पर ग्रीन लाइट, स्ट्रीट लाइट्स हो, सीसीटीवी कैमरेज हो हर जंक्शन पर, पुलिस बूथ्स हो हर सोसाइटी के बाहर, और रेगुलर उनकी कंट्रोलिंग ट्रैफिकिंग चलती रहे, ताकि अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी हम लोग इंश्योर कर सकें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी। इसके बाद एक इशू आया ट्रैफिक का। देखिए, वैसे तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंट्रोल करेंगे तो ट्रैफिक की 20-25% समस्या तो उससे खत्म हो जाती है। बट एक व्यक्ति ने ये भी बहुत अच्छा कहा कि दैट वी हैव टू इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करेंगे और शहर के अंदर उसको जितना रखेंगे, मेट्रो की कनेक्टिविटी, बसेस की कनेक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी, जितनी अंडरग्राउंड मेट्रोज रहेगी, उतना ही ट्रैफिक के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, ट्रैफिक बहुत कम होगा। मेट्रो बस कनेक्टिविटी के साथ साथ एक हाइब्रिड वर्क मोड भी हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो कि बहुत सी कंट्रीज कर रही है ऑलरेडी। आप यूएस चले जाइए, यूके चले जाइए, स्पेन चले जाइए, इटली चले जाइए, बहुत सी बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं वो आज भी हाइब्रिड वर्क मोड पे चलती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 6 दिन ही ऑफिस आना है, वो काम आप 3 दिन में, 4 दिन में भी कर सकते हैं ऑफिस से, 2 दिन अपने घर से भी कर सकते हैं। हम टाइमिंग जो है उसको भी स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो गांव के अंदर सभी कंपनीज 9:30-10 बजे शुरू होती है, 9 से 10 के बीच में, और 5 से 6 के बीच में बंद हो जाती है, जो क्लोजिंग टाइम होता है। उसकी वजह से पीक टाइम पे, और उसी बीच में कहीं ना कहीं स्कूल्स की छुट्टियां भी हो जाती हैं, स्कूल्स का आना जाना भी होता है, तो हैवी व्हीकल्स बसेस भी होती हैं।
जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक है होगा। एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो एम्प्लॉइज के लिए भी, कंपनीज के लिए भी। मैं 7 बजे जा सकता हूँ भैया ऑफिस और 3 बजे वापस घर आना चाहता हूँ, तो कंपनीज को ये भी फ्लेक्सिबिलिटी हो। मलिक साहब 10 बजे जाकर के 5 बजे आ सकते हैं, ये उनके लिए फ्लेक्सिबल है, ताकि एक ही टाइम पर वो क्योस ना। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी 2-3 चीजें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक कनेक्टिविटी अच्छी हो, हाइब्रिड वर्कफोर्स हो, वर्क मोड हो, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आरडब्ल्यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर। पहली चीज तो हर एक सोसाइटी का बिल्डर के साथ कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्डर्स ने क्या किया है हमारे यहाँ, या तो आरडब्ल्यूएस को बनने ही नहीं दिया, किसी ना किसी तरह से रजिस्ट्रार के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आरडब्ल्यूएस के चुनाव ही नहीं होने दिए, उसको बनने ही नहीं दिया। और जहां बन रही है वहां डमी आरडब्ल्यूएस को बना दिया। बहुत कम लोग हैं जो आरडब्ल्यूएस को सही तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, निडरता से चला पाते हैं। डमी आरडब्ल्यूएस को खड़ा कर दिया ताकि रेजिडेंट्स की तरफ से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन या कोई एमेनिटीज, कोई डेवलपमेंट की बात ही ना हो सके। तो ये भी एक नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। सबसे पहले तो हर एक आरडब्ल्यू के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव, जो कि ऑलरेडी लेजिस्लेटिव एक्ट बोलती है कि हमारी आरडब्ल्यू के अंदर चुनाव होना जरूरी है। एक सही आरडब्ल्यू बननी बहुत जरूरी है। आरडब्ल्यू सही बने, बिल्डर के साथ उसका कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, और जो आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए, मिनिस्टर, एमपी, उसके साथ समय समय पर, एक व्यक्ति ने बताया कि प्रॉब्लम्स तो हमने रेज करी, लेकिन उसको रिड्रेस करने के लिए फॉरम भी चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री हूं, आपके एमएलए को महीने को 1 या 2 दिन, 2 दिन अगर हो जाए तो इससे बढ़िया मेरी कोशिश रहेगी कि हर 15 दिन में 1 दिन मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी के आरडब्ल्यूएस को दूं। इसी तरह हम एक पंचायत पर बैठे, एक लंबा डिस्कशन करें और ये तय करें कि आने वाले 15 दिन का हमारा विषय क्या होगा, 15 दिन के लिए हम क्या करने वाले। एक बार आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके बीच में 15 दिन में आना बहुत जरूरी है। तो महीने में 2 बार हम, जैसे हम सरपंच से बात करते हैं, सरपंच से जो हम बात करते हैं तो उनसे ये पूछते हैं कि आपके गांव के लिए हमारे पास कितना फंड है, 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है। तो वो बताते हैं विधायक जी ऐसा करो, आप इतना गलियों में लगा दो, इतना सीवरेज में लगा दो, इतना स्ट्रीट लाइट में लगा दो, इतना पार्क्स में लगा दो। तो क्यों ना हम ऐसा डिस्कशन आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट्स को, की कमिटीज को बिठा करके भी करें कि भैया मेरे पास सारे होम्स के लिए 15 लाख है, मेरे पास ट्यूलिप के रेजिडेंट्स के लिए 25 लाख है, मेरे पास XYZ के लिए इतना फंड, इतना बजट है। आप लोग अपने रेजिडेंट्स के साथ बात करके आए, कहां आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके बोलने पर वो बजट एलोकेट करे और आपके हिसाब से। तो आरडब्ल्यूएस के साथ हमें बैठ करके समय समय पे बात करनी है। 2 चीजें, स्कूल रेगुलेटरी एक्ट बहुत जरूरी है, फीस रेगुलेटरी एक्ट। गुड़गांव के अंदर मैं भी ये चीज फेस कर रहा हूं, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। आई एम ऑल्सो अ फादर ऑफ 2 डॉटर्स, जिसमें मेरी भी एक बेटी स्कूल जाती है, बड़े स्कूल में जाती है, उसकी फीस भी मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता। तो ये परेशानी हर एक घर को है, हर घर को ये परेशानी है। मनमानी फीस लेते हैं, मनमानी ट्रांसपोर्टेशन फीस लेते हैं, मनमानी ट्यूशन फीस लेते हैं। और बिल्कुल कोविड के टाइम पे भी आपने देखा कि नॉन नेगोशिएबल पॉलिसी है उनकी, सर कम करने की बात ही नहीं हुई। तो सरकार, इसमें भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कर सकते हैं। एक फीस रेगुलेटरी एक्ट आपको असेंबली से पास करना है स्टेट के लिए, जिसमें हमारी गवर्नमेंट तो आ रही है कांग्रेस, उसका प्रयास मैं खुद करूंगा। सबसे पहले असेंबली में सबसे पहले मैं वो व्यक्ति होगा जिसके पास फीस रेगुलेटरी एक्ट आए, उसमें स्कूल की कैटेगरीज के हिसाब से फीस को निर्धारित किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन की फीस को निर्धारित किया जाए, ट्यूशन की फीस को निर्धारित किया जाए। उससे ज्यादा अगर कोई भी फीस स्कूल लेता हुआ दिखाई देता है तो हेवी से हेवी पेनल्टीज उन स्कूल्स के ऊपर लगानी चाहिए। अच्छा एक्ट आएगा तो ये चीज होगी। सर ने कहा सिटीजन्स के लिए फॉरम होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि इसको कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो आपको आते हैं, चाहे आप हेल्थ की फैसिलिटीज कुछ अवेल करना चाहें, या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट के अगर आप चक्कर लगा रहे हैं,
तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। तो अलग से हम एक फॉर्म बनाएंगे, अलग से हम आपको उसके लिए लोन डिप्यूट करेंगे और अलग से आपको कोशिश ये करेंगे कि उसको सरकार की तरफ से कोई ऐसा दर्जा दे जिसकी जिसकी बात भी लोग सुन सके, जिसकी डिपार्टमेंट से सुन सके। सो आई एम फेवर विद सर, बिल्कुल हम इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ये काम तो आपने मुझे बता दिया, जो कि मेरे ध्यान में है, मैं पूर्ण रूप से इसके ऊपर करूंगा। अब आपका क्या काम है? ये सारे ही काम गुड़गांव के 5-6 डिपार्टमेंट्स के अंदर आएंगे। GMDA, PWD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, HSTP, थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो HSIDC। ये सारे ही डिपार्टमेंट किसके अंडर है? सरकार के अंडर है, चीफ मिनिस्टर के अंडर। कोई एक व्यक्ति जिसका सबसे ज्यादा इन चीजों के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रहेगा। तो जिस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनता है उसी पार्टी का अगर आप एमएलए जिता करके भेजते हैं तो इनसे काम लेने में बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी हमारे पास होती है और बहुत ज्यादा आसानी भी होती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर बन रही है, लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। तो कांग्रेस की सरकार के साथ ये मैं नहीं कह रहा सर, आपके रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव्स होंगे, हरियाणा के किसी न किसी पार्ट में लोग होंगे, आप उनसे बात करिए, 10 में से 8 लोग बोलेंगे यार बदलाव है, कांग्रेस को वोट दे रहे, कांग्रेस की सरकार बन रही। तो इस बार यू हैव टू मेक श्योर कि कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति या इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति आकर के चुनाव ना जीते, क्योंकि वो केवल आपको 5 साल में 2 ही बातें कहकर रह जाएंगे। पहली बात कि मेरी अधिकारी नहीं सुन रही, मेरी सरकार नहीं सुन रही, मुझे सरकार फंड्स नहीं दे रही, बजट नहीं दे रही। तो ऑलरेडी ये बात आप पहले सुन चुके हैं, अब दोबारा को सुनने की पोजीशन में हमारा बदलाव नहीं है, हमारी बातचीत को समझी नहीं। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट इज कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के साथ कांग्रेस का एमएलए बना दीजिए, जिससे हमें काम करने में और ज्यादा आसानी होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि एमएलए बनने के बाद ही सिर्फ ये कर पाऊं, ऐसा भी नहीं है सर। आई कैन मेक श्योर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं किसी भी एमएलए से ज्यादा पावरफुल रहूंगा, किसी भी क्योंकि मेरे फ्यूचर चीफ मिनिस्टर से बहुत पर्सनल संबंध भी, पॉलिटिकल तो ही है, बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशंस भी। तो मेरे कहने पर तो वो इस गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में एमएलए से ज्यादा ताकत भी मुझे देंगे। और वो काम जो आपने मुझे बताए हैं कांग्रेस की सरकार में मैं बिना बने भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक बार हमारी सरकार आने दीजिए, बना के भेजेंगे तो और ताकत से कर पाऊंगा। सिर्फ इतना ही फर्क है, करने में आपके लिए फिर भी। तो आप इन चीजों को समझते हैं, बहुत एजुकेटेड वोटर हैं, एक विजन के साथ चल रहे हैं। मैं राजनीति में 5 साल के लिए नहीं आया सर, मैं आने वाले 30 साल 40 साल तक अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को नर्चर करना चाहता हूं, एक मॉडल के रूप में बनाना चाहता हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, भाजपा के प्रत्याशी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे उन्होंने इलेक्शन ना लड़ा। कम से कम 8 से 10 असेंबली चेंज कर चुके हैं हर बार। 2009 में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, उस दिन ये कसम ली थी कि कभी भी जीवन में चुनाव लड़ूंगा तो अपनी असेंबली से लड़ूंगा, कितना भी टाइम लगे बादशाह असेंबली से, और कभी भी चुनाव लड़ूंगा तो एक ही पार्टी से लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा। आज मेरा सौभाग्य इतने लोग कांग्रेस के व्यक्ति को सुनने के लिए पहुंचे। ऐसा समय था 2014 के बाद, तो 16, 17, 18 के आसपास कांग्रेस की बात करना भी गुनाह था देश में, लेकिन वो समय में भी हम डटे रहे, शांति के साथ चीजों को समझते रहे, और हमें पता था कि लोगों का विश्वास व्यक्त होगा। तो अब ऐसे लोगों को ना देखें जो 5 साल में असेंबली चेंज करें, 5 साल में पार्टी चेंज करें। सही व्यक्ति को देख के आपको स्प्रेड करना पड़ेगा। 5 दिन हमारे पास हैं, 5 दिन इस चुनाव को लड़ने के लिए है। मैक्सिमम जितना आप पेनिट्रेट कर सकते हैं अर्बन एरिया से। रूरल में तो क्या होता है कि वोट हर तरह से डिवाइड होती है, रूरल एरिया कभी भी एक तरफ नहीं जाता, क्योंकि इशू बेस्ड चुनाव रूरल एरिया में बहुत कम होता है। वहां पे चुनाव होता है कास्टिज्म के ऊपर, वहां पे चुनाव होता है साधन संसाधन के ऊपर, या फिर और कुछ चीजें उसको मैनिपुलेट कर जाती है इलेक्शन, जिसमें सबको इक्वल प्रोपोर्शनेट मिलता है, कहीं मुझे अच्छा मिलेगा, कहीं उन्हें अच्छा मिलेगा। लेकिन अर्बन वोटर्स के अंदर चुनाव सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होगा, वो इश्यूज के ऊपर होगा। और आपको लगे कि आपके इश्यूज के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है,
और पॉजिटिव काम करके आपको दिखाएगी, तो भाई इस बार आप एक मौका कांग्रेस को दें, इस बार एक मौका वर्धन यादव को दें। बस ये और वोट मैक्सिमम कराएं, आपको वोट तो मैक्सिमम कराना पड़ेगा। एक परसेप्शन ऐसा बन गया कि अर्बन वोटर्स वोट कम करते हैं। अगर वोटिंग कम करेंगे तो ये इतना लंबा जो आपने मेरे को सिस्टम दिया है उसका कोई फायदा ही नहीं होगा सर। पोलिंग जरूर करें, इन इश्यूज को देख करके पोलिंग करें, सही व्यक्ति को करें, सही पार्टी को करें, वो आपको सोचना है, वो आपको एनालिसिस करना है। 5 दिन बहुत बहुत है उसके एनालिसिस करने के। बहुत अच्छा लगा, आप सभी से इतनी अच्छी डिस्कशन हुई और मैं खुद पसंद करता हूँ इस प्रकार की गैदरिंग से बात करना, डिस्कस करना, चीजों को आगे लेकर के जाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप इसको कंटिन्यू रखिए। एंड आई हैव टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।